मैं 16 साल का हूँ और कुछ सालों से इस घर में रह रहा हूँ। ये कोई नया घर नहीं है। मेरे पापा, दादा दादी और बुआ के साथ इसमें रहते थे और बाद में ये घर उन्हें दे दिया गया। मेरे यहाँ कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन कुछ ही एक्सपीरियंसेस स्टैंड आउट करते हैं। ये सब पिछले साल शुरू हुआ। मेरा पहला एक्सपीरियंस तब हुआ जब एक रात को मैं सोने की कोशिश कर रहा था। जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे आवाज़ें सुनाई देती। मेरे कान में नहीं, बल्कि किसी तरह मेरे दिमाग के अंदर। पहली आवाज़ किसी औरत जैसी थी, दूसरी किसी आदमी जैसी, और वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। ये मुझे तब तक परेशान करता रहा जब तक कि मैंने आखिरकार लाइट ऑन नहीं कर दी, और उसके बाद आवाज़ें बंद हो गई। एक और बार मेरे पापा काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थे घर में। रात के लगभग 11 बजे मैं किचन में अपने आईपैड पर फिल्म देखते हुए कुछ बना रहा था। हमारा लॉन्ड्री रूम किचन के बगल में है, और जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से मुझे लॉन्ड्री रूम का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। अचानक लाइट्स ऑफ हो गई और मुझे लॉन्ड्री रूम से एक हंसी सुनाई दी, मानो किसी जोकर की। मैं दौड़ता और दीवारों को छूता हुआ अपने मम्मी पापा के कमरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था। जैसे ही मैं माँ के पास पहुंचा, लाइट वापस आ गई। ये एक्सपीरियंसेस मेरे पापा के काम से अक्सर बाहर रहने के दौरान ही होते थे। घर के अंदर एक लाइट है जिसे मेरी माँ अक्सर बंद करना भूल जाती है। एक दिन मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि वो वहाँ खड़ी कुछ कर रही हैं। हमने थोड़ी देर बात की और फिर मैं अपने कमरे में लौट आया। मैंने अपने एयरपोर्ट्स पहने हुए थे, इसलिए मुझे उनके जाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। वो शॉपिंग करने गई थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था। बाद में मैं फिर बाहर निकला और देखा कि लाइट अभी भी चल रही थी। मैंने उन्हें आवाज़ दी। कुछ देर रुकने के बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जो ऐसी लग रही थी जैसे कोई उनकी आवाज़ की नकल कर रहा हो। मैंने बाथरूम में झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं सामने के दरवाजे पर गया। बाहर देखा तो वहाँ हमारी कार नहीं थी। मैं लाउंज में बैठ गया और उनके घर आने का इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक मुझे ऊपर के कमरे से 2 तालियों की आवाज़ सुनाई दी। इतना सब कुछ काफ़ी था मेरे घर से भागने के लिए। उस घर में मेरे साथ और भी कई चीज़ें हुई, बट वो स्टोरीज किसी और दिन के लिए। ये सुबह भी किसी और सुबह की तरह ही थी। मेरे मम्मी और पापा अपने काम पर गए हुए थे, और मेरा भाई, जो मुझसे 4 साल बड़ा था, और मैं घर पर अकेले थे, क्योंकि हम दोपहर में स्कूल जाते थे। सुबह के समय हम दोपहर को माँ के लौटने तक साथ ही रहते थे। मैं लिविंग रूम में अपने खिलौनों से खेल रहा था और मेरा भाई किचन में अपने लिए नाश्ता बना रहा था। सब कुछ शांत लग रहा था। सामने का दरवाज़ा और गैराज का गेट दोनों अच्छी तरह बंद थे। कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा था। लिविंग रूम में गैराज की तरफ एक खिड़की थी और किचन में 3 दरवाजे थे, जिनमें से एक गैराज में खुलता था। मैं और मेरा भाई अपने कामों में बिजी थे कि तभी कुछ अजीब सा हुआ। अचानक हमें गैराज से तेज कदमों की आहट सुनाई दी, मानो कोई तेज कदमों से दौड़ रहा हो। आवाज़ इतनी तेज थी कि किचन और लिविंग रूम दोनों में गूंज रही थी। ये सोचकर कि शायद ये हमारे किसी दोस्त की आवाज़ होगी, क्योंकि वो अक्सर हमारी जानकारी के बिना घर में घुस जाया करते थे। मैंने रिक को आवाज़ दी। ठीक उसी पल मेरे भाई ने चिल्लाकर कहा, लियम। ये सोचकर कि ये उसका दोस्त होगा, कोई जवाब नहीं आया। मैं किचन में भागा और अपने भाई से पूछा कि क्या उसने गैराज के दरवाजे से किसी को अंदर आते देखा है। उसने कहा, देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, तो उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो बाहर गया और हर जगह तलाशी ली। हर घुसपैठिए या जिसने भी आवाज़ की थी, उसे ढूंढने की कोशिश की। उसे कुछ नहीं मिला। जब उसकी खोज बेकार साबित हुई, तो मैंने फिर पूछा कि उसने क्या देखा। इस बार
उसने मुझे डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ देखा और बताया कि उसने काले कपड़े पहने एक आदमी को देखा जो किसी साए की तरह था। उसने बताया कि वो इंसान नॉर्मल से कहीं ज़्यादा लंबा था और उसके सिर पर कुछ ऐसा था जो किसी पुराने ज़माने की टोपी जैसा लग रहा था। ये सब सुनकर डर के मारे मैं थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे भाई ने किसे या क्या देखा था? क्या ये किसी ऐसे इंसान की आत्मा हो सकती है जो हमसे पहले इस घर में रहा हो, या क्या ये वही अजीब आदमी था जिसके बारे में मेरे मम्मी पापा और पड़ोसी हमेशा बात करते थे? लुइस क्लैन नाम का वो आदमी जिसके पास कई डॉल्स थी, जिसकी कहानी रात को सुनकर मैं डर जाता था। मुझे उसके बारे में सुनना कभी पसंद नहीं था और मैं हमेशा उसकी कल्पना बिल्कुल अपने बुरे सपनों जैसा ही करता था। लेकिन क्या वो सच में था? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि शायद हमें कभी जवाब नहीं मिलेंगे। उस दिन गराज में तेजी से भागती हुई वो शैडो आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। जब मैं लगभग 8 या 9 साल का था तो मेरे मम्मी पापा मुझे एक पहाड़ी जंगल वाले इलाके में घुमाने के लिए ले गए थे। वो जगह नम, घनी झाड़ियों से भरी और अजीब तरह से शांति, जबकि ऐसी जगह पर अनगिनत पंछियों और कीड़ों की आवाज़ें सुनाई देने की उम्मीद होती है, लेकिन इसके बजाय वहाँ बस एक गहरी सी खामोशी छाई हुई थी। आसपास कुछ खेत थे, इसलिए बीच बीच में पेड़ खेतों की ओर रास्ता लिए निकल जाते थे। मुझे याद है कि हम ऐसे ही एक रास्ते में गए और अपनी जगह पर ही रुक गए। वो पूरा मैदान मरी हुई गायों से भरा हुआ था। दर्जनों गाय घास में ऐसी मरी पड़ी थी मानो उन्हें एक साथ मौत के घाट उतार दिया हो। दूर दूर तक कोई इंसान या कोई फार्म हाउस हमें दिखाई नहीं दे रहा था, और वहाँ ऊपर मंडराता हुआ एक पंछी भी नहीं था, बस लाशें ही लाशें थी वहाँ। कुछ गाय ऐसी लग रही थी जैसे किसी चीज़ ने उन्हें नोच डाला हो, एक बच्चे के रूप में। मैं इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन मुझे आज भी वो अजीब सी गंध याद है, लोहे और गीली मिट्टी जैसी। वो पूरा नज़ारा ही। मुझे याद नहीं कि मेरे मम्मी पापा ने कुछ कहा भी था। हम बस जल्दी से वहाँ से निकल गए। अब वो मेमोरी मेरे याद में थोड़ी धुंधली सी है, लेकिन इतने सालों बाद भी वो बात मेरे मन में बसी हुई। जब भी मैं जानवरों की म्यूटिलेशंस के बारे में कहानियाँ सुनता हूँ तो मुझे उस इंसिडेंट और एक अर्बन लेजेंड की याद आती है जिसका नाम है चुपकबरा। उस कहानी को मैं आपसे होपफुली किसी और दिन शेयर करूँगा। जब मैं छोटी थी तो मैं ओरेगन के एक छोटे से कस्बे के पास एक नदी के किनारे अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग करने जाया करती थी। वो जगह शांत और लगभग सुनसान ही रहती थी, सिवाय कभी कभार किसी मछुआरे या हाइकर के वहाँ से गुजरने के। एक गर्मी की शाम खाना खाने के बाद मैं अकेले नदी के किनारे पानी पर पत्थर फेंकने गई थी। सूरज लगभग डूब चुका था और ठंडी हवा बह रही थी। पत्थर फेंकते समय मतलब थोड़ी देर बाद मैंने नदी की दूसरी तरफ एक काली परछाई को देखा जो बिल्कुल शांत खड़ी मुझे ही देख रही थी। पहले तो मुझे लगा कि कोई और कैंपर होगा, लेकिन उस तरफ किसी को होना नहीं चाहिए था क्योंकि उस साइड सिर्फ एक गहरी खाई थी। मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन वो शैडो वहाँ से हिली नहीं। वो बस एक लंबा पतला सा साया था, किसी इंसान जैसा, लेकिन वो अजीब तरह से वहाँ खड़ा था, मानो कि जैसे वो पेड़ों की छाया में घुल मिल गया हो। पर फिर जब मैंने अपनी पलकें झपकाते हुए वहाँ दोबारा देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। मैंने तुरंत वापस आकर अपने मम्मी पापा को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरी रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल में से हमें देख रहा हो। सालों बाद मुझे पता चला
कि उस नदी के बारे में एक लोकल अरब, जिसे वहाँ के लोग द मैन इन द ट्रीज कहते थे। लोकल लोगों की माने तो द मैन इन द ट्रीज को अगर आप नदी के किनारे शाम को या अंधेरे के वक्त अकेले मिल गए तो वो आपको भी नदी के उस पर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। यही वजह है कि मैं आज भी अपने आप को बहुत लकी कंसीडर करती हूँ, वरना मैं भी नदी के उस पार होती। कई साल पहले मैं 4 रूममेट्स के साथ रहता था और मकान मालिक हमारे साथ उसी घर में रहता था। वो कभी भी रेंटर्स को लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट बनाकर नहीं देता था और वहाँ शिफ्ट होने से पहले उनसे कहता कि उन्हें कुछ रात पहले वहाँ बिताने पड़ेंगे। मेरी मुलाकात उससे कलीग के बॉयफ्रेंड के जरिए हुई, जो पहले से ही वहाँ रह रहे किराएदारों में से एक था। घर में होने वाली अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने जो किस्से सुनाए वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, और रेंट भी एक वजह थी जो कि आधे से भी कम थी। वहाँ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ लगातार हो रही थी। चीज़ें अपने आप गिर जाती या घर के अलग अलग कोनों से ठोकने की आवाज़ें आना, ये सब रेगुलर था। कभी कभी हम किसी कमरे में जाते तो वहाँ हमें चीज़ें बिखरी हुई मिलती। बिजली की प्रॉब्लम भी वहाँ लगातार बनी रहती थी। ज़्यादातर घटनाएं रात में, खासकर आधी रात के बाद होती थी। हमारे मकान मालिक ने एक बार दावा किया था कि उसने उस औरत को हॉल में खड़े देखा था जिससे उसने वो घर खरीदा था। अब बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि हम में से कोई भी वहाँ सेफ फील नहीं कर रहा था। फाइनली मकान मालिक ने इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक रेप्यूटेबल पैरानॉर्मल टीम, कुछ पादरियों और तरह तरह के साइकिक्स और मीडियम्स को बुलाया। पर इन सभी के आने के बाद चीज़ें और भी बदतर हो गई। हमें बच्चों के रोने, हंसने, धीमी फुसफुसाहट, जानवरों जैसी आवाज़ें और एक औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे आज भी याद है कि उस औरत की आवाज़ कितनी डरावनी थी। वो किसी आम इंसान की आवाज़ जैसी नहीं लग रही थी। वो ऐसी लगती थी मानो कि वो इंसान कभी जिंदा ही ना हो। हर बार जब वो बोलती तो बस एक ही बात कहती, तुम्हारी हथेलियों को मैं काट के निकाल लूंगी। इतना सब होने के बाद सबकी एक ही राय थी कि उस घर में रहना पॉसिबल नहीं है। खैर, जांच पड़ताल के बाद आखिरकार ये पता चला कि वो आत्मा उस औरत की नहीं थी जो वहां रहा करती थी। पड़ोसियों ने बताया कि पूरी गली में अजीबोगरीब घटनाओं की एक लंबी हिस्ट्री रही है और कुछ का मानना था कि ये सभी चीज़ें किसी वायलेंट डेथ से जुड़ी हैं। लास्ट में मकान मालिक ने घर बेचने का फैसला किया। घर को बिकने में सालों लग गए। आज तक मुझे नहीं पता कि उस घर में आखिर एक्चुअल में था क्या। हम इस घर में 2 साल से कुछ ज़्यादा समय से रह रहे थे और इस दौरान कभी भी कुछ अजीब नहीं हुआ था। घर में ना ही कोई ठंडी जगह थी, ना ही लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होते और ना ही कोई अजीब कदमों की आवाज़ें आती। ये बस एक नॉर्मल सा घर था जिसमें मेरे 2 पालतू कुत्ते रहते थे जो हमेशा भूखे रहते। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन रात के 9 बजे मैं उन्हें खाना खिला रहा था। खाने का एक बोल कॉरिडोर के कोने में रखा था और दूसरा इतनी दूर था कि खाना डालते समय मैं उस बोल को देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ उस वक्त बहुत अंधेरा था। मेरे डॉग्स कभी भी अपने खाने के टाइमिंग को नहीं भूलते थे और वो कहीं भी हो, खाने के वक्त वो अपने आप आ जाते। मैंने दूसरे बोल में खाना डाला, ये उम्मीद करते हुए कि मेरा कुत्ता एक्साइटमेंट के मारे उस बोल पर झपट पड़ेगा, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी थपथपाहट की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे नंगे हाथों से लकड़ी पर मारा गया हो, बिल्कुल तेज और रिथमिक तरीके से। मैंने पलके झपकाते हुए जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो स्किन की कलर की एक शैडो कॉरिडोर में पीछे हटते हुए मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गई। मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बस ये कह सकता हूँ कि डिस्टर्बिंगली वो सेम टाइम पर किसी इंसान जैसा लग भी रहा था और किसी इंसान जैसा नहीं भी लग रहा था। मैं
स्ट्रेस या इमेजिनेशन को दोष दे सकता था, पर मेरे पैरों के पास बैठे मेरे कुत्ते ने अपने खाने को छुआ तक नहीं था। वो अपनी चौड़ी डरी हुई आंखों से कॉरिडोर में एकटक घूरे जा रहा था। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, मानो उसे डर हो कि अगर उसने कोई आवाज़ निकाली तो उसे कोई देख लेगा। मैंने उस पल को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो याद मेरे दिमाग में एक कांटे की तरह चुप रही थी जिसे मैं निकाल नहीं पा रहा था। फिर सैटरडे आ गया। मैं ऑफिस से घर लौटा था और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ऊपर कमरे में आराम कर रहे थे। दोनों डॉग्स हमारे साथ ही थे और दोनों बिल्कुल शांत बैठे थे। सब कुछ नॉर्मल था। तभी जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में दौड़ रहा हो। इससे पहले कि मैं खुद को कुछ एक्सप्लेन कर पाता, वो फिर से मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने उसे साफ साफ देखा। उसके शरीर पर एक भी बॉडी पार्ट्स नहीं थे। ना आंखें थी और ना ही कोई बाल, ना ही उसके कान थे और ना ही कोई मुंह। मानो किसी ने उसके सारे बॉडी पार्ट्स मिटा दिया हो, लेकिन सिर्फ शरीर को दौड़ने के लिए छोड़ दिया हो। वो बस एक चिकना इंसानी मांस जैसा शेप लिए कुछ था। मेरे डॉग्स ने तुरंत रिएक्ट किया। वो जोर जोर से भौंकने लगे और फिर ऐसे भागने लगे जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। मेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने भी उसे देखा था और उन कदमों की आहट सुनी थी। ये मेरा कोई वहम नहीं था। वो चीज़ अब अगले कमरे में चली गई थी, इसलिए मेरे इंस्टिंक्ट्स ने मुझे चेक करने के लिए कहा। मुझे ये जानना ज़रूरी था कि क्या वो कोई नकाबपोश या सूट पहने घुसपैठिया था, क्या वो कोई मजाक था या कुछ भी रैशनल। लेकिन जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो खाली था। छिपने के लिए उस कमरे में कोई चादर तक नहीं थी। वो बस एक खाली पैरानॉर्मल कमरा था। मुझे पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज बहुत पसंद है। आमतौर पर मैं हर चीज़ को डॉक्यूमेंट और डीपली समझने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि मैं उन चीज़ों से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करता हूँ। पर ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल ही अलग था। दोनों बार जब मैंने इसका सामना किया तो मेरे चेस्ट में मुझे अजीब सा पेन हुआ। उस फीलिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मेरे मन का आधा हिस्सा ये कहता है कि मैं कैमरे लगाकर इसे रिकॉर्ड कर लूं, पर मेरे मन का दूसरा हिस्सा मेरी गर्लफ्रेंड की बात सुनना चाहता है, जो जोर देकर कहती है कि ये कोई भूत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कुछ उससे भी बुरा है। वो चाहती है कि हम इसे नज़रअंदाज कर दें, दिखावा करे कि हमने कुछ देखा ही नहीं, दिखावा करे कि हमारे घर में कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। मुझे तो इसके बारे में बात करना भी बहुत खतरनाक लगता है और मुझे अभी भी नहीं पता कि हमने क्या देखा था। लगभग 2004 में वेस्टर्न केंटकी में मैं एक घर में रहने आया, जहां पहले ही दिन मुझसे कुछ ही दूरी पर रखे बिजली के तारों और आउटलेट वाले एक डिब्बे में सरसराहट हुई। जब मैंने नीचे देखा तो वो अपने आप 90 डिग्री घूम गया। इस तरह की छोटी मोटी पैरानॉर्मल घटनाएं साल में कुछ ही बार होती थी। 2007 में बाथरूम और किचन में कुछ रेनोवेशन कराने के बाद एक्टिविटीज़ और तेज़ हो गई। एक दिन मैं खड़ा था और मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कुछ ही दूरी पर सोफे पर बैठी थी। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए मजाक में कुछ कैंडीज उसकी तरफ फेंकी। कुछ कैंडी उससे टकराकर लुढ़कते हुए सामने के दरवाजे और बेडरूम के एंट्रेंस की ओर गई। हमारे हंसने के बंद करने के कुछ ही सेकंड बाद उसी जगह से एक कैंडी उड़कर आई और मेरे सीने पर जा लगी। ये देखकर मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डर गई थी। मैं अपनी बाहें फैलाकर उस तरफ गया। कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था शायद मैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। कैंडीज वाली घटना के कुछ महीनों बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड और एक दोस्त को हंसाने के लिए बेवकूफ़ों जैसी हरकतें कर रहा था और मजाक में ही मैंने उस एनर्जी को इंसल्ट कर दिया। उसे मुझ पर कब्जा करने की चुनौती दी और कहा कि वो एक कायर है जो कुछ नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से घर में एक नेगेटिव सा माहौल छा चुका था। एक दिन दोपहर के करीब मैं उठा। कंबल लगभग मेरे सिर पर था। मेरी बिल्ली, जो आमतौर पर मेरे बगल में ही सोती थी, अचानक खड़ी हो गई और बिस्तर के निचले हिस्से की ओर फुफकारने और गुर्राने लगी। उसकी आंखों की रिफ्लेक्शन में
मैंने एक काले रंग की परछाई देखी जो टोपी पहने हुए एक आदमी जैसी लग रही थी। सालों बाद मुझे पता चला कि लोग कभी कभी इस शैडो को द हैटमैन कहते हैं। उस समय मैंने सोचा कि शायद कोई घर में घुस आया है। मेरी गर्लफ्रेंड ऑफिस में थी, इसलिए कमरे में सिर्फ मैं और मेरी बिल्ली ही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और मैं उठ बैठा। मैं लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। 2010 में मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा ब्रेकअप हो गया। 3 महीने बाद मैंने सेंट लुइस की एक लड़की को डेट करना शुरू किया और हम वीकेंड्स में एक दूसरे से मिलने जाते रहे। जब वो पहली 2 बार मेरे घर आई तो हमने किचन में चेन्स की खड़खड़ाहट या बूट्स पहने किसी के किचन से कॉरिडोर में आने की आहट सुनी। दोनों बार मैंने जांच की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अपनी तीसरी और आखिरी मुलाकात में मैं बाथरूम में था, जबकि वो हॉल की दूसरी तरफ वाले बेडरूम में थी। हम दोनों ने ही हमारी बीच वाली स्पेस में कदमों की आवाज़ सुनी। बाद में जब हम दोनों बिस्तर पर लेटे आराम कर रहे थे तो बिस्तर का निचला हिस्सा लगभग 2 फीट हवा में ऊपर उठा और जोर से ज़मीन की ओर वापस गिरा। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि अगर हम सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो मुझे सेंट लुइस में आके रहना होगा, क्योंकि वो उस घर में कभी नहीं रह सकती। 2 हफ्ते बाद हमने सेंट लुइस में एक घर ढूंढ लिया और मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी मेरे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या मुझे वहाँ जो भी था उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक मैंने उसे मौक नहीं किया था तब तक हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि रात